आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आप लोग थंबनेल देख के भी समझ गए होंगे कि हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़। तो वास्तविक संख्या यानी कि कक्षा 9th का चैप्टर 1 का हम लोग पूरा बेसिक देखने वाले हैं, ठीक ना। जितना भी बेसिक है सब हो गया। तो ये भारतीय भवन का, देखिए भारतीय भवन पब्लिकेशन का है, प्राथमिक गणित 1 भाग 1 यानी कि कक्षा 9th का। तो इसका हम लोग पूरा सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। पूरा हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो क्या करिएगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज हम लोग किसका बेसिक देखने वाले हैं, तो इसका देखने वाले हैं वास्तविक संख्या अध्याय 1 का पूरा बेसिक इसका देखेंगे। जितना है ये सभी देखिए, सभी क्या है, वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूट ला, फिर काट नियम, कैंसलेशन ला, सभी हम लोग देखने वाले, ठीक ना। एक एक करके सभी देखेंगे। फिर ये सभी जब ट्यूशन कराएंगे तभी ये सभी बताएंगे। यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल भी कराया जाएगा, ठीक ना। फिर प्रश्नावली 1A ये सभी करवाया जाएगा। पूरा एकदम ईजी एक्सप्लेशन रहेगा, ठीक ना। आप अच्छे से समझ सकते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे के लिए क्या करिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए पहले हम लोग बेसिक पूरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए संख्या क्या है, यहाँ पे संख्या, ठीक ना। संख्या यानी कि नंबर। संख्या क्या है, तो हम लोग जो गणितीय रूप जो पढ़ते हैं ना, गणित के जो भाषा जितना भी पढ़ते हैं 1 2 3 4 ये सभी जो 8 9 5 कुछ भी लिखा हुआ रहता है, तो उसको एक तरह से बोलें तो वो संख्या है। क्या है, संख्या। अब संख्या देखिए बहुत तरह के होता है, जैसे √5 √9 -0 -8 ऐसे तरह तरह के होते हैं ना। जैसे देखिए आप बुक में ही देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए सभी क्या है, संख्या है। 5/7 हो गया, √16 हो गया, √4 हो गया, यहाँ पे देखिए √1/9 हो गया, -√5/3 हो गया, ठीक ना। √2 हो गया, -2 हो गया। फिर इधर देखिए, अगर देख पा रहे होंगे तो इधर देखिए -23/100 हो गया, -24/100 हो गया, -25/100। तो ये सभी क्या है, ये सभी संख्या है, ठीक ना। ये सभी क्या है, संख्या है। लेकिन संख्या है तो उसको अलग अलग भागों में बांटा गया कि कौन सा संख्या कौन है, ठीक ना। जैसे नहीं समझे आप लोग, जैसे देखिए यहाँ पे संख्या 2 प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या वो होता है कि जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग 0 भी पढ़ चुके हैं ना, -2 भी पढ़ चुके हैं, √3 भी पढ़ चुके हैं, -5 भी पढ़ चुके हैं, 8/9 भी पढ़ चुके हैं। ये बहुत सारे संख्या पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो वो सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। अगर एक बात में आपको हम बोले ना, तो अभी तक आप जितना पढ़ें, अभी तक आप जितनी संख्या देख चुके हैं ना, कक्षा 10 तक, सॉरी आप तो अभी 9वां ही पढ़ रहे हैं ना, तो कक्षा 9 तक आप जितने भी अभी संख्या देख चुके हैं सभी वास्तविक संख्या। सभी कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या क्या होता है, तो काल्पनिक संख्या पता है कि क्या होता है रूट में होता है और माइनस में रहता है। रूट के अंदर माइनस में रहता है, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये हमको कक्षा 11 में पढ़ना, ठीक ना। एक चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। उसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। आपको हम दिखलाते हैं। देखिए ये है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। यही काल्पनिक संख्या होता है। देखिए कैसे है, देखिए अंडर में रूट के अंदर -1 है, ठीक ना। रूट के अंदर -2 है, ठीक ना। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी काल्पनिक संख्या हो जाते हैं। ऐसा अभी आप लोग देखे हैं, अभी तक नहीं देखेंगे आप लोग, ठीक ना। अभी तक आप लोग नहीं देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी है, देखिए यहाँ पे ये सभी जो है सभी क्वेश्चन है, देखिए आप लोग देख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए सभी रूट में -5 है अंदर में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे -1 है, फिर √-4 है, फिर √-9 है, मतलब वगैरह वगैरह देखिए बहुत सारा है। तो जो माइनस के रूट के अंदर माइनस में रहेगा तो वो होते हैं काल्पनिक संख्या है। जैसे देखिए ये आप लोग 11th में पढ़िएगा, कक्षा 11th में कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर भी आपको हम बता दिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक ना। और ये देखिए यहाँ पे हम जब पढ़ते थे तो नाम लिख देते थे, तो मेरा नाम जान लीजिए क्या है, विकास कुमार, ठीक ना। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो समझ गए होंगे आप लोग, काल्पनिक संख्या समझ गए होंगे कि कैसे होता है, और वास्तविक संख्या भी समझ गए होंगे। यानी जो अभी तक हम लोग अंक को पढ़ चुके हैं, संख्या को पढ़ चुके हैं, वही क्या होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो अभी तक आप लोग मिले नहीं होंगे, तो आज मिलवा दिए कैसा होता है, नहीं। तो चलिए ये दोनों संख्या समझ गए होंगे, यानी संख्या 2 प्रकार के, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब देखिए संख्या और जो है ना और सारे हैं। जैसे वास्तविक संख्या है ना, जो कई प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए पहला है यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या। यही देखिए वास्तविक संख्या जो बहुत
प्रकार के होते हैं। जैसे पहला प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए क्या हो जाता है, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा एक बात बता देना चाहते हैं, ये जितना भी अभी करवाएंगे ना इससे संख्या वाला से, इससे हम क्वेश्चन भी लेके आए। जैसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछ देता है ना, ये तो कक्षा 9th है, ये 10th में भी पूछ देता है बिहार बोर्ड में, तो कैसे पूछता है ये भी हम लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा ईजी में बताएंगे और सब कुछ बताएंगे, ठीक ना। आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर तो किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे, तो जब मैडम जी बुलवाते थे या सर जी बुलवाते थे, तो कहाँ से बोलते थे हम लोग, एक से बोलते थे ना, एक का एक, दो है दो, तीन है तीन, चार है चार, पाँच है पाँच, ऐसे बोलते थे ना। यानी हम लोग एक से बोलते थे, जीरो कभी हम बोलते थे नहीं। तो एक से लेके कहाँ तक, हम लोग तो बचपन में 100 तक पढ़ते थे, 100 तक, 100 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। कभी कभी हो जाता था 101, 102, 103, लेकिन ये रुकने वाला थोड़ा ना है संख्या, अरे अनंत जाता है, कहा जाता है पूरा इनफाइनाइट, मतलब चलते जाता है, चलते जाएगा चलते जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 तक लिए। उसके बाद ये डॉट 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 है ना, डॉट डॉट है, इसका मतलब समझे ये रुक नहीं रहा, ये रुक नहीं रहा, ये चलते जा रहा है। 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख, करोड़, जितना भी जा सकता है, ठीक ना। ये रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, ठीक ना। अच्छा ये देखिए डॉट डॉट जो है ना, यहाँ पे आप डॉट डॉट जो देख रहे हैं ना, कितना को देखते हैं ना कि डॉट डॉट एकदम ऐसे करके दे देगा, ऐसे ढेरे सारा देता नहीं, ये नियम गलत है। कभी भी डॉट डॉट बहुत सारा नहीं दीजिए। डॉट डॉट कितना दिया जाता है, तो 3 गो दिया जाता है, आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो डॉट डॉट कितना दिया जाता है, 3, 3 से ज़्यादा नहीं दीजिएगा, ये गलत हो जाता है एक तरह से, समझिए तो, ठीक ना। तो यह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलते जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ये समझ गए। इसे किससे जाना जाता है, तो एन से सूचित किया जाता है, यानी कहीं पे एन लिखा हुआ तो समझ जाइएगा क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, ठीक है। चलिए इतना ये समझ गए होंगे प्राकृत संख्या। अब चलिए देखिए इसका दूसरा, देखिए है दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका हो जाएगा कि शून्य और प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तभी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये वाला को मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। देखिए शून्य को मिला दिए और प्राकृत संख्या को मिला दिए तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। तो देखिए शून्य मिला दीजिए और ये सभी तो प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो समझ गए ना, समझ गए, प्राकृतिक संख्या भी समझ गए और पूर्ण संख्या भी समझ गए। पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या था कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते थे। हम लोग गिनती कहाँ से गिनते थे, 1 2 3 ऐसे गिनते हैं, तो हो गया प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, बस पूर्ण संख्या में एक और जीरो लगा देंगे, जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा वो पूर्ण संख्या, और बाकी सभी यही रहेगा प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। तो ये इसमें भी देखिए वही है, 3 डॉट दिए, 3 डॉट दिए ना, और फिर क्या है कि ये चलते जाएगा, ये 9 तक ही नहीं है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 99 100 101 102 105 168 180 ऐसे करके मतलब बढ़ते जाएगा पूरा अंतिम तक, ये रुकने वाला नहीं है कभी। चलिए ये भी समझ गए। चलिए अब देखिए है अगला क्या है, सम संख्या। सम संख्या अब क्या है जो देख लेते हैं। तो सम संख्या देखिए है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं अच्छा से, नहीं देखिए सम संख्या देखिए क्या होता है कि वैसा संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब समझते हैं, यानी पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए, यानी शेषफल कहा जाए, 0 आ जाए। तो 2 से भाग देने पर, ठीक ना। जैसे अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए 2 ले लिए, ठीक ना, 2 ले लिए, तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना से लग गया, 1, यानी कि ये क्या हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो 2 है ये 2 क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। हाँ होगा, क्योंकि देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब जैसे देखिए 50 है, ठीक ना, 50 सम संख्या होगा या नहीं देख लेते हैं एक बार, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो 2 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो समझेंगे कि सम संख्या है। तो 2 से भाग दीजिए तो कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और फिर 0 आएगा तो 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो हो गया 10, 10 हो गया, तो ये हो गया कैंसिल और ये भी हो गया कैंसिल। तो यानी पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये सम संख्या होगा, 50 सम संख्या होगा, समझ गए। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल देखिए हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 सॉरी 17 नहीं 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ऐसे करके चलते जाएगा। अच्छा आप लोग से थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं हम कि बताइए तो ये देखिए है 1000, 1000 है, ये सम संख्या है या नहीं, तो होगा, क्योंकि ये देखिए कटेगा ना 2 से, देखिए भागा दे के देख लीजिए,
2 से 1000 में आप भागा दीजिए, देखिए कटता है कि नहीं। तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ 5 से ना लगेगा, 5 से लगेगा तो हो जाएगा 10। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 0 उतारे नहीं भाग लग रहा था, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 0 उतारे भाग नहीं लग रहा था, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी नीचे में शेषफल का आया 0 ही ना आया, तो 0 आया तो बस पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया, तो ये सम संख्या होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो सम संख्या भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्या है, अब है यहाँ पे देखिए विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो अब ये जानते हैं कि विषम संख्या कौन सी वाला है, नहीं। तो विषम संख्या होता है कि वैसा संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी सम संख्या का उल्टा है, नहीं है। सम संख्या कहाँ बोलता था कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, आई बोल रहा है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। तो कौन नहीं कटेगा, जैसे 3 देखिए, 3 का 2 से कटे जाएगा, यानी 2 से पूरा पूरा कटेगा। देखिए तो एक मरतबे लगाएं तो 2 आया, 1 बच गया ना नीचे में, तो पूरा पूरा कटा, 2 से नहीं ना कटा, तो ये विषम संख्या होगा ना ये, क्योंकि यही ना बोल रहा है कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। तो ये तो पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, यानी पूरा पूरा नहीं कटा, तो 3 विषम संख्या होगा ना। जैसे देखिए 1 का होगा, 2 से लगेगा पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, तो 1 भी का है, विषम संख्या है। जैसे 9 देखिए तो 2 से देखिए पूरा पूरी कटेगा, देखिए तो यहाँ पे भाग देते हैं तो 2 चौ हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना बचा 1, देखिए 1 बच ही जा रहा है, 1 बच ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या होगा ना। यहाँ पे ये विषम संख्या होगा क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। अच्छा आप बताइए, तो यहाँ पे 12 क्या है, विषम संख्या होगा या नहीं। तो भाग दे के देख लेते हैं, 2 से अगर पूरा पूरा कट गया तो विषम संख्या नहीं होगा, और पूरा पूरा नहीं कटा तो विषम संख्या होगा। तो देखिए 2 से भाग देते हैं तो कितना से लगेगा, 6 से लग गया, 6 दूनी हो जाएगा 12। ई का हो गया, ये तो पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरा कट गया तो विषम संख्या नहीं होगा। जब पूरा पूरा कट जाता है तो कौन सा संख्या होता है, सम संख्या होता है। तो 12 हो जाएगा सम संख्या ना, समझ में आ गया। तो आप देखते हैं इसका विषम संख्या का एग्जाम्पल देख लेते थे। तो इसका हो जाएगा देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट में इसी चलते जाएगा, 17 19 21 23 25 27, फिर ऐसे करके चलते जाएगा 29 31 33 वगैरह ऐसे ही चलती जाएगा, ठीक ना, समझ गए ना। अच्छा एक बात बता दीजिए हमको, 163 है, ठीक ना, 163, तो ये क्या सम संख्या है या विषम संख्या, हम ये दोनों से पूछ रहे हैं कि सम संख्या है या विषम संख्या। तो कैसे पता करेंगे, बस 2 से भाग दे देंगे। अगर 2 से भाग दिए और पूरा पूरा कट गया तब समझेंगे कि सम संख्या है, और पूरा पूरा नहीं कटा तब समझेंगे, क्या समझेंगे कि विषम संख्या है। नहीं तो भाग देते हैं, तो 2 से हम लोग 163 में अगर भाग दिए तो कितना से लगेगा, 8 से पहले लगेगा, 8 दूनी हो जाएगा 16, और फिर 3 से यहाँ पे लगा, 3 उतरेगा तो यहाँ पे 1 से लगेगा, 1 से लगा तो कितना हो गया 2, यानी बचा 1 आए। ये तो पूरा पूरी नहीं कटा, पूरा पूरी नहीं कटा, कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 बच गया तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कटा तो सम संख्या तो नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, पूरा पूरी कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कटा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषम संख्या होगा ना। विषम संख्या होगा कि नहीं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब आगे चलते। तो आगे देखिए क्या है, आगे देखिए 5वां नंबर में क्वेश्चन है कि, सॉरी क्वेश्चन नहीं, 5वां ये संख्या है कि अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य को ही दूसरा नाम से जानते हैं रूढ़ संख्या, ठीक ना, ठीक ना, याद रखिएगा। अभाज्य को ही दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसको देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, उस संख्या को अभाज्य या रूढ़ संख्या कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भाग न लगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 से बड़ी रहना चाहिए, संख्या क्या रहना चाहिए, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी रहना चाहिए। 1 नहीं, 1 को छोड़कर बाकी 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 3 जितना भी आगे जाते रहे, ठीक ना। तो 1 से बड़ी रहना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जैसे यहाँ पे लिखते हैं जिसमें एक या उसी संख्या के अलावा, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं कि जिसमें एक से बड़ी संख्या में एक या उसी संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरह से समझिए आपके लेवल का, जो कक्षा 9 और 10 है। तो 10 ये सभी में ऐसे ही पढ़ा जाता है, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे, जब यानी कि 11th या 12th में जाएंगे, तब ये डिफिनेशन जो है वहाँ पे अमान्य हो जाता है, यानी थोड़ा सा गलत माना जाता है। लेकिन आप लोग के लिए ये अभी परफेक्टेबल है, ठीक ना, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो याद कर लीजिएगा। तो पहले पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसको कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि उस संख्या को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भाग न लगे, इसमें भी भाग लगे, यानी किससे, एक और उसी से और केरो से नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं,
अभाज्य संख्या ना, तो पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए 3 यहाँ पे हम ले लिए, ठीक ना। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा सा, थोड़ा क्या बहुत ही शायद ज़्यादा ही आ रहा होगा, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में दिन भर ऐसे ही सब करते रहता है। और अभी जो है माइक मेरा जो है ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 है। अब ये जानते हैं कि ये कौन सी संख्या है, ठीक ना, अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 3 जो है तो इसको क्या करेंगे हम, भाग देंगे। भाग देंगे, देखते हैं पहले किससे, एक और खुद से न कटना चाहिए, एक और खुद से और केरो से नहीं लगना चाहिए ना। तो एक से पहले देते थे, एक से तो देखिए क्या हो गया, कट गया ये। और खुद खुद मतलब 3 है तो 3 ही से, तो 3 है तो 3 ही से, देखिए ये भी खुद से कट गया। ये और किसी से लगेगा 3, किसी से नहीं लगेगा, केरो से लगेगा, दू से लगेगा। देखिए तो दू से हम 3 को काटते हैं, पूरा पूरी कटता है, नहीं न कटा, बच न गया, यानी कि दू से नहीं लग रहा, यानी एक और अपने को छोड़कर कोई दूसरा से नहीं लग रहा, कोई दूसरा से नहीं लग रहा, तो उसको अभाज्य या रूढ़ संख्या कहेंगे। जैसे देखिए दू है, दू को देखते हैं तो दू क्या लगेगा, अपने से लगेगा ना, अपने से सॉरी एक अपने से लग जाएगा एक मरतबे, और फिर एक से भी लगेगा, एक से भी लगेगा और पूरा पूरी कट जाएगा, देखिए कट गया ना। लेकिन ये और किसी से लगेगा, और किसी से नहीं लगेगा, इसीलिए ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सभी क्या हो जाते हैं, अभाज्य संख्या हो जाते हैं। याद रखिएगा कि वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी और से नहीं लगे, किसी और से नहीं लगे, उससे क्या कहते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्या। जैसे देखिए आप लोग बताइएगा 47 है, ठीक ना, 47 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो पहले तो ये देखिए कि एक से लग रहा है कि नहीं, तो एक से तो लगेगा ही, सभी संख्या एक से लगता है, ये भी लगेगा, 7 उतारेंगे तो 7 से लगेगा, ये कैंसिल हो गया ना। अब देखिए कि ये अपने से भी लग जाएगा, अपने से भी लग जाएगा ना, एक से कट जाएगा ये अपने से। अब देखिए ये कोई पहाड़ा में 47 आता है, कोई पहाड़ा में नहीं आता है, कोई पहाड़ा में अब नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्या के लिए आप इसको, इसका नियम फॉलो कर रहा है ना, ये कि कोई दूसरी संख्या से नहीं लगे, कोई दूसरी संख्या से ना लगे। तो कोई दूसरी संख्या से ये लग रहा है 47 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि है भाज्य या यौगिक संख्या है। तो भाज्य को एक और नाम से जानते हैं यौगिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये हो जाएगा उस संख्या को भाज्य संख्या यौगिक या यौगिक संख्याएं कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए। इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा नहीं हो गया। इसमें क्या बोलता था कि एक और अपने को छोड़कर, ठीक ना, किसी और से ना लगे। इसमें बोल रहा है एक और अपने को छोड़कर कोई दूसरा से भी लग जाए, कोई दूसरा से मतलब अलावा दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 4 लेते हैं, 4 देखिए होगा कि नहीं। तो 4 देखिए पहले क्या हो जाएगा, एक से तो लग जाएगा, एक से लग गया। अच्छा अपने से लग रहा है कि नहीं, अपने से देख लेते हैं। तो अपने से भी देखिए लग गया, अपने कहने का मतलब 4 है तो 4 ही से। अब देखते हैं ये दूसरा से लगता है कि नहीं, तो ये दूसरा से नहीं लग रहा है, देखिए 2 से लग जा रहा है कि नहीं, 2 से लग जा रहा है, ये 2 से लग जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये नियम ये वाला फॉलो किया ना, ये वाला नियम फॉलो किया कि नहीं, भाज्य संख्या वाला, कि मतलब अपने से भी लगा, एक से भी लगा और उसी संख्या, यानी अपने से भी लगा और अलावा दूसरी संख्या यानी दूसरा संख्या से भी लग गया। तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो देखिए 4 है क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा भाज्य संख्या। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सभी हो जाएगा। और आगे से बढ़ते जाएगा, जैसे हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं 21 अब 21 भाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए 21 ये तो हम जानते हैं एक से लगेगा, फिर अपने से भी लग जाएगा। अब देखते हैं कि कोई दूसरा अंक से लग रहा है कि नहीं। तो देखिए ये नहीं लग रहा है, 3 से ये नहीं लग रहा है, 7 तिया 21, 3 से लगा ना, और ये किससे लग जाता है, तो ये 7 से भी लग जाता है। देखिए 7 तिया हो जाएगा 21, यानी कितना से कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा। तो ये तो नियम इसका, ये भाज्य संख्या वाला नियम फॉलो कर रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे। अभी देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। देखिए क्या होता है कि पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। क्या बोला जा रहा है, पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, 0 हो और प्रकृत संख्या, यानी कि ये वाला ना 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके जो जाते रहता है उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो वही बोला जा रहा है, पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। यानी धनात्मक में भी हो, ऋणात्मक में भी हो और शून्य भी हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग,
पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है, यानी इसे जेड से जाना जाता है, इंटीजर को जेड से जाना जाता है। तो चलिए इसका एक देख लीजिए कि क्या होता है। देखिए ये एक संख्या रेखा, ये क्या है, एक लाइन जो खींचा है, ये इसको संख्या रेखा कहते हैं। अब इस पे देखिए क्या है, ये देखिए 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर इधर माइनस में, ये सभी देखिए माइनस में चलते जाएगा। अच्छा, इसका कोई अंत है नहीं, इनफाइनाइट। इसका ये देखिए 8 जैसा ही इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। हिंदी में बोले अनंत, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत। अनंत के मतलब जानते होंगे कि ये कभी रुक नहीं सकता, ये कभी रुक। लाइन कट गया थोड़ा सा दोस्तों, क्या करिएगा, अब इसका मोबाइल का जो फ्लैश है उसी को जलाकर हम वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अनंत, ठीक ना, अनंत यानी कि अनंत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे ही चलते जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी ये चलते जाएगा अनंत तक, अनंत तक चलते जाएगा, ठीक ना। वैसे ही इधर भी ये माइनस में जाएगा तो माइनस इन्फाइनाइट बोलते हैं, इधर -7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -7, -8, -9, ऐसे करके बहुत सारा चलते जाएगा, ठीक ना, बहुत सारा चलते जाएगा, -100, -200, -300, -1 करोड़, -2 करोड़, ऐसे चलते जाएगा। इधर भी प्लस में सभी चलते जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए क्या होता है, माइनस में भी हो जाता है, 0 भी हो जाता है और प्लस में भी हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये देखिए बटा में नहीं है और न ही बिंदु में है, न ही दशमलव में है। दशमलव में इस तरह से है देखिए, तो कोई भी नहीं, याद रखिएगा। चलते हैं, आप देखिए अगला है, देखिए यहाँ पे है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए क्या होता है, रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। जैसे p/q है ना, क्या है, p/q है ना। तो यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, यानी q के जगह 0 नहीं रहना चाहिए, यानी नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए, यानी कि 2/0। ये देखिए ऊपर वाला को p कह देंगे, नीचे वाला को q। तो बोला जा रहा है q यानी कि नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए, 0 में नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। नीचे में अगर 0 है तो समझो परिमेय संख्या नहीं होगा। हाँ, ऊपर में 0 रह सकता है, ऊपर में ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, और 0 एक परिमेय संख्या, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिए हुए हैं, ठीक ना। तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और परिमेय संख्या को हम लोग q से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, q से, ठीक ना। तो इतना समझ गए। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, तो √9, √100, √100 हो जाएगा, फिर -5/2, 2 -2, 0.8, यानी सभी संख्याएं होती है, सभी संख्याएं होती है। ये भी इसमें आ जाएगा परिमेय संख्या में। फिर इधर ये पढ़ चुके हैं, ये भी आ जाएगा इसमें। देखिए नहीं है, 8 है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 8 है, था ना, 8 था ना, यहाँ पे देखिए इसमें आ गया, आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए 10, इधर देखिए 10 आगे भी यहाँ पे आएगा, तो देखिए इसमें भी देखिए 10 है, इसमें भी देखिए 8 आया, देखिए इसमें भी 8 है। यानी कि परिमेय संख्याएं में इधर जो पढ़ चुके हैं ना अभी तक, प्राकृत संख्या से लेकर सभी इसमें आ जाएगा। हाँ, तो प्राकृत संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या देखिए कौन नहीं होगा, तो इस तरह से रहे, देखिए रूट में रहे और उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक ना। और जिसका जैसे ये √100 है, तो √100 का कितना हो जाता है, वर्गमूल 10 हो जाता है। तो ये 10 है ना लिखा हुआ, तो ये परिमेय संख्या होगा। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होगा, चाहे पॉइंट में रहे यानी कि दशमलव में रहे, या तो माइनस में रहे, या तो बटा में रहे, चाहे जो कुछ में रहे। क्या हो जाएगा, खाली रूट के अंदर रहे बट उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, और रूट के अंदर है और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो समझिए वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक ना। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। अब आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए है अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं। ये देखिए क्या बोले थे कि इस तरह से रहे, देखिए √2, √3, √5, √7, सॉरी √6, √7, इस तरह से रहे, यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय, ये देखिए ये सभी परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। हम लोग पीछे देख चुके हैं कि √100 देख चुके हैं ना, तो √100 का वर्गमूल निकल जाता है ना, 10 निकल जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या हुआ था। लेकिन ये सभी का नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और बोला जा रहा है क्या था, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो ये सभी को p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब चलिए देखिए है यहाँ पे देखते हैं। अब ये सभी जो नियम है आप लोग बुक में देखे होंगे, यहाँ पे
देखिए ये नियम भी लेके चल आए हैं हम बताने के लिए। ऐसे और कोई यूट्यूब वाले हैं जो वीडियो बनाए होंगे ये इस पे ठीक ना, वो नहीं बताए हैं, हम देखे हैं इसलिए हम ये बुक उठाए, नहीं तो हम भी एनसीईआरटी का ही वीडियो बनाते। लेकिन यूट्यूब जैसे ही हम सर्च किए बस बहुत सारा एनसीईआरटी का आ गया, लेकिन भारती भवन का देखे कि बहुत ही कम था, इसलिए कहा कि कम था कि नहीं के बराबर था, 1-2 वीडियो था। तो कहा उस तो आप लोग की ज़रूरत के लिए हम कहा कि इसी पे वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए ये सभी उदाहरण इधर देख लीजिए, यहाँ से देखिए स्टार्ट है, यहाँ से देखिए संवरक नियम, क्लोजर लॉ, ये सभी हम बताने वाले हैं अभी। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, फिर हो गया यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से आप लोग को, तत्समक अवयव की उपस्थिति, ये सभी प्रतिलोम अवयवों का अस्तित्व, ये सभी बताने वाले हैं हम, ठीक ना। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, जो देखते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है संवरक नियम। संवरक नियम क्या होता है, बहुत ही ये सभी जो नियम है ये सभी हम लोग बचपन में से जो पढ़ते आ रहे हैं ये सभी देखे हैं, लेकिन हाँ ये नहीं बताता था कि हाँ ये नियम जो है संवरक नियम है, ये क्रम विनिमय नियम है। हम लोग जब मैथ पढ़ते थे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि हम कौन सा लॉ का यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए आज हम लोग जान लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि यदि ए और बी परिमेय संख्या हो, यदि ए और बी क्या हो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कोई ऐसे होगा 3 होगा या तो 5 होगा, इस तरह से कोई अंक होगा, परिमेय संख्या होगा। तो बोला जा रहा है कि जब हम लोग 2 गो परिमेय संख्या या कोई भी 3 गो परिमेय संख्या को जब हम लोग जोड़ते हैं, जब क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो हमको परिमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवरक नियम बोलते हैं। नहीं समझे, जैसे देखिए 3 + 5 ये 2 का है, परिमेय संख्या है ना। वही बोला जा रहा है यदि ए और बी क्या है, परिमेय संख्या। तो ए और बी के जगह पे कोई अंक ले लिए, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है ना। देखिए 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 8 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यही बोलता है क्या, संवरक नियम। संवरक नियम यही बताता, ठीक ना। अब देखिए ये जोड़ था, गुणा भी करेंगे, ए गुणे बी, जब हम लोग 2 गो परिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। यहाँ पे सी परिमेय संख्या को दर्शा रहा है, ठीक ना। तो जैसे 2 गो ले लेते, यही देखिए दोनों ले लेते हैं, 3 गुणे 5, तो जब इसको गुणा करेंगे हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो 15 क्या है, एक परिमेय संख्या। यानी कि 2 गो परिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या ही आता है, या तो 3 गो परिमेय संख्या को भी गुणा करेंगे परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे 3 × 2 × 3, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दिया हो जाएगा 18। तो यानी 3 परिमेय संख्या को गुणा किए तो कितना क्या है, परिमेय संख्या ही ना आया। तो यही बताता है संवरक नियम। तो अब जान लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि संवरक नियम यानी क्लोजर लॉ का होता है कि यदि 2 या 3 कोई भी कितना भी हो, परिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलता है। ये बताता है संवरक नियम, ठीक है। संवरक नियम हो गया। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, तो देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये देखिए क्या होता है कि यदि ए और बी परिमेय संख्या हो तो a + b को हम क्या लिख सकते हैं, b + a। हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए x + y है, और तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, y + x लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम लोग जब मैथ बनाते हैं तो हम लोग का यूज आ जाता है बीच में। जैसे मान के चलिए कि x + y + z बराबर में है x + z + y, ठीक ना। इस तरह से दिया हुआ। अब हमको कंडीशन यहाँ पे दे दिया कि x + y बराबर कितना है, 1 है। x + y बराबर क्या है, 1 है, ठीक ना। तब हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो क्या करते हैं कि x y यहाँ पे, तो x y की जगह पे तो हम तो 1 रख देंगे, ठीक है। और प्लस में इधर हो गया z, प्लस में हो गया इधर z। अब बराबर में, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x यहाँ पे y यहाँ पे, लेकिन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसे ला सकते हैं ना, x + y, यानी कि y को हम यहाँ ला सकते हैं, प्लस में z को ऐसे लिख देंगे। यानी क्या कि यहाँ से हम यहाँ लेके चले ना इसको, यानी कि पलट दिए ना, पलट भी सकते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ से हम यहाँ ला दिए। तो वही ये नियम बताता है कि a + b अगर कोई लिखा हुआ है तो इसको हम लोग b + a लिख सकते हैं। अभी मुर्गा का आवाज़ आ रहा होगा तो उसका भी आनंद लेते रहिए ठीक ना। तो ये बताता है क्रम विनिमय नियम कि मतलब हम पलट सकते हैं, यानी कि अगर 2 + 3 देखिए लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग 3 + 2 लिख सकते हैं। गुणा में भी होता है, अगर 3 × 2 लिखा हुआ तो हम लोग इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि पलट सकते हैं, यहाँ के वाला को पीछे और अब पीछे वाला को
आगे हम लोग कर सकते हैं। ये बताता है कौन से नियम में, क्रम विनिमय नियम। अच्छा आप लोग बताइए ऐसा पढ़ चुके हैं कि नहीं, आप लोग ऐसा किए हैं ना कि 3 × 2 है तो उसको 2 × 3 लिख देते हैं। लेकिन हाँ ये जानते थे आज अभी अभी जो हम बताएं इसके पहले लाइन आ गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लाइट इसका ऑफ कर लेते हैं। इससे पहले आप जानते थे कि हाँ क्रम विनिमय नियम का ये है, इस तरह से होता है क्रम विनिमय नियम में, नहीं तो आज जान गए, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं, देखिए साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। देखिए ये होता है कि यदि ए बी और सी परिमेय संख्या हो, ठीक ना, तब हम लोग उसको इस तरह लिखा हुआ है तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये दोनों इनटू में है तो हम लोग इसको हम ए प्लस बी पहले इसको सोल्व कर लेंगे तब इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में कि अगर लिखा हुआ 3+2+5 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक ना, तब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख के इस तरह करके और हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यानी ये जो दो ब्रैकेट में था पहले इसको सोल्व ना करके हम पहले इसको सोल्व करेंगे फिर भी आंसर वही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस है प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे 2 और 5 कितना आ जाएगा, 7 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 7 हो गया 10, यहाँ पे आ गया 10। अब इसको देखिए 2 और 5 कितना आ गया, सॉरी 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया, और प्लस में इधर है, प्लस में इधर हो गया 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 10, यानी कि दोनों तरफ बराबर आया ना। तो वही साहचर्य नियम बताता है। साहचर्य नियम कहता है कि यदि कोई ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से ब्रैकेट में है तो हम लोग उसको पहले ए प्लस बी को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद सी को उसमें ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए सेम आया ना इस तरह से। और यहाँ ये तीनों अंक के लिए नहीं, यानी ए बी सी के लिए है, कितनों भी ले लें ए बी सी डी ई एफ जी एच। जैसे मान के चलिए यहाँ पे है 5+2 है ना, 5+2+3+4 है, इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक ना, ये यहाँ पे 3 अंक है। तो अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5+2+3 3 और प्लस में कर देंगे 4। हम लोग इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी पहले ये ब्रैकेट में था तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, इसको ब्रैकेट में ला के सोल्व कर देंगे तो भी उतना ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 5 हो गया और इसको कुछ जोड़ेंगे तो कितना देगा, 2 और 3 हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा 9, बराबर में इधर इसको सोल्व करिए, 2 और 5 5 और 2 हो गया 7, 7 और 3 हो गया 10, और प्लस में इधर हो गया 4। अब इसको जोड़िए हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, और इधर भी हो जाएगा 14, देखिए आ गया। तो यही बता दें क्या, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम समझ गए ना क्या होता है कि कोई भी अगर 2 गो ब्रैकेट में है प्लस या माइनस में तो हम लोग आगे पीछे उसको ब्रैकेट लगा के सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है जोड़ का तत्समक अवयव। तो ये देखिए क्या होता है, ये इसमें देखिए जोड़ का तत्समक अवयव में 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए नहीं समझ में आया, सॉरी फॉर थोड़ा सा ज़्यादा साउंड आने लगा था इसलिए वीडियो को थोड़ा सा देरी के लिए रोक दिए थे, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे देख रहे थे कि जोड़ का तत्समक अवयव। तो देखिए क्या होता है, इसमें मतलब 0 लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, 0। जोड़ का तत्समक अवयव कहने का मतलब यानी जितना अंक है ना उतना हमको लाना, जितना लिखा हुआ उतना हमको लाना। तो ऐसा कौन सा ऐड करेंगे कि वही संख्या हमको पुनः मिल जाए, वही संख्या हमको पुनः मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे -5 है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या ऐसा ऐड करें कि हमको -5 ही मिल जाए, तो क्या ऐड करेंगे, तो 0। अरे 0 ऐड करेंगे तभी ना मिलेगा। यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे क्या ऐड करें कि हमको 8 ही मिल जाए। यहाँ पे 7 है, हमको यहाँ पे क्या हम इसमें जोड़ें कि हमको 7 ही मिल जाए। तो आपका जवाब आएगा 0 0 0, यही ना आएगा तभी ना होगा। तो यही होता है जोड़ का तत्समक अवयव। यानी जोड़ का तत्समक अवयव कहता है कि जो संख्या है उसमें हम कितना जोड़ें कि फिर वही संख्या हमको पुनः मिल जाए, पुनः वही संख्या हमको मिल जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो ये हो जाएगा 0, यानी कि जोड़ का तत्समक अवयव में कौन सा अंक जुड़ता है, तो 0 हो जाएगा। और यही पूछेगा गुणा का तत्समक अवयव, यानी कि ऐसा कौन सा संख्या गुणा करे कि हमको वही संख्या मिल जाए। जैसे देखिए 3 है, तो 3 में ऐसा कौन सा संख्या गुणा करे कि हमको 3 ही मिल जाए। तो 1 से करेंगे तभी ना, 1 से करेंगे तभी ना आ जाएगा फिर 3। जैसे 5 में कौन सा संख्या से गुणा करें कि फिर वही संख्या आ जाए, 5 ही आ जाए, तो 1 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाता है गुणा का तत्समक नियम। तो गुणा का तत्समक नियम में कितना से गुणा होता है, 1 गुणा होता है। और जोड़ का तत्समक अवयव में कितना जुड़ता है, तो 0 जुड़ता है, तब वही संख्या मिलता है। और इसमें वही संख्या 1 गुणा होता है तभी वही संख्या हमको प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है गुणा का तत्समक अवयव। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जाम्पल और, जैसे -8 है, तो -8 में ऐसा क्या यहाँ पे जोड़े हम कि फिर -8 ही हमको मिल जाए, तो 0 हो गया ना। यहाँ पे -8 है,
यहाँ पे वैसा हम कौन सा संख्या गुना करें, यानी गुना वाला में कौन सा संख्या गुना करें कि हमको क्या मिल जाए, -8 ही मिल जाए। तो एक करेंगे तभी ना मिलेगा -8। तो ये हो जाता है गुना का तत्समक अवयव। तो चलिए आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए है यहाँ पे जोड़ का प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम मीन्स होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, उल्टा। यानी कि जोड़ का इंग्लिश हो गया एडिटिव और प्रतिलोम अब इन्वर्स, और अवयव में से हो गया एलिमेंट। अवयव में इसका हो गया एलिमेंट, यानी कोई संख्या, ठीक ना। ठीक है, देखिए जोड़ का प्रतिलोम अवयव। तो देखिए इसमें देखिए क्या होता है ना कि मान के चलिए एक संख्या दिया हुआ है x, तो इसमें ऐसा कौन सा संख्या जोड़े कि हमको 0 मिल जाए। हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा -x जोड़ेंगे तभी ना 0 आएगा। नहीं समझे, यहाँ पे 2 है, इसमें ऐसा कौन सा संख्या जोड़े कि हमको 0 मिल जाए। तो -2 को जोड़ेंगे तभी ना आ जाएगा 0 आएगा ना। तो जोड़ का प्रतिलोम अवयव में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 इसमें आना चाहिए, और इसमें वही संख्या आना चाहिए। जोड़ का यहाँ पे देखिए, ये जो जोड़ का तत्समक अवयव है इसमें वही संख्या आना चाहिए। गुणा का तत्समक अवयव है उसमें वही संख्या आना चाहिए। लेकिन जोड़ का प्रतिलोम अवयव में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और गुणा का प्रतिलोम अवयव में 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए ये 5 है, ये -5 है, ये क्या है -5। इसमें क्या जोड़ें कि हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 जोड़ेंगे तभी ना हो जाएगा 0। तो ये हो जाता है जोड़ का प्रतिलोम अवयव। तो जोड़ का प्रतिलोम अवयव बोलता है कि कोई भी संख्या, ऐसा मान के चले हम कोई संख्या ले लिए, उसमें हम क्या जोड़ें कि हमको 0 मिल जाए। तो वही संख्या के विपरीत, यानी कि उसका विपरीत वाले संख्या जोड़ेंगे तभी ना आएगा 0। यानी ये 5 -5 था, तो इसके विपरीत यानी कि उसका उल्टा, यानी कि प्रतिलोम अंक जोड़े तब आ गया कितना, 0। ये x था, इसका प्रतिलोम ये अंक जोड़े यानी उल्टा सा अंक जोड़े तो क्या आ गया 0। इसका भी उल्टा अंक जोड़े तो आ गया 0। तो यही हो जाता है जोड़ का प्रतिलोम अवयव। अब देखिए गुणा का प्रतिलोम अवयव। तो गुणा का प्रतिलोम अवयव देखिए क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जैसे x है तो इसका 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। कितना आना चाहिए, 1। तो इसका प्रतिलोम अवयव हो जाएगा 1/x हो जाएगा ना, इसका उल्टा। तो इससे ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। जैसे 2 का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, 1/2, इससे ही कट जाएगा, इसका आ जाएगा 1। अच्छा 1/2 का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इसका 2 ही ना होगा, फिर इससे कटेगा तो हो जाएगा 1। तो गुणा का प्रतिलोम अवयव भी आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा संख्या में, मतलब एक ऐसा संख्या जो कि मतलब उसमें गुना कर दे तो क्या हो जाए, 1 आ जाए, ठीक ना। इसमें जोड़ दें, वैसी संख्या जोड़ दें, इसका उल्टा वाला जोड़ दें तो 0 हमको मिल जाए। ये हो जाता है जोड़ का प्रतिलोम अवयव, ये हो जाता है गुणा का प्रतिलोम अवयव। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। अब देखिए है यहाँ पे काट नियम, ठीक ना, यानी कॉन्सलेशन ला। तो ये देखिए क्या है, ये सभी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आज सिर्फ नियम हम लोग को नहीं पता था कि हाँ ये इस नियम के तहत होता है। कैसे, देखिए मान के चलिए यहाँ पे a है और प्लस में b है और बराबर में हो जाएगा a + c। तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर में इधर से इधर हम लोग काट देते हैं, इधर से इधर हम लोग काट देते थे। क्या बचा, इधर b बचा और बराबर में इधर बचा c। तो यही देखिए हो जाता है कॉन्सोलेशन ला, यानी कि काट नियम। यानी कि बराबर के इधर और बराबर के इधर अगर दो को सेम नज़र में आया तो इससे एक हम लोग उसको काट देते हैं और जो बचा वो हो जाता है उसका आंसर। जैसे देखिए 3 + 2 हो गया और इधर हो गया इधर देखिए 2 + हो गया 5, ठीक ना। तो अब हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे, इधर बराबर है इधर बराबर है, तो इससे इसको हम काट देंगे, बराबर में जाएगा 3 बराबर में 5। इस तरह से होता है, समझे। यानी कि काट नियम, बराबर के इधर से उधर हम काट सकते हैं, ये हो जाता है काट नियम यानी कॉन्सोलेशन ला। अब देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां मतलब है कि वितरण या बंटन नियम। तो वितरण या बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना। देखिए क्या होता है, ABC परिमेय संख्याएं हो तो का ABC अगर, तो इससे हम इसको गुना कर देते हैं, इससे हम गुना कर देते हैं, तो AB + AC हो जाएगा ना। फिर अगर इधर है तो इससे हम इसमें गुना कर देंगे, इससे हम इसमें गुना कर देते हो जाएगा BA और प्लस में हो जाएगा CA। तो ये हो जाता है वितरण नियम बंटन नियम। तो हम लोग इस सभी को पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ ये मालूम नहीं था कि हाँ ये वितरण या बंटन नियम के तहत ऐसे होता है, ये मालूम नहीं था। तो ये 7 को था, हम लोग सातों इसको देख चुके हैं। तो अब चलते हैं अगले पे। यहाँ पे देखिए अब आगे देखिए है शांत और अशांत, जिसको अशांत को एक और नाम से जानते हैं हम लोग अनौसानी। अशांत को एक और नाम से जानते हैं क्या, अनौसानी।
तो इसका देखिए पहचानने के लिए शांत और अशांत पहचानने के लिए बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। जैसे मैट्रिक में तो हर हाल में रहता है 2 से 3 क्वेश्चन, और जब आप लोग क्लास 9th का जब एग्ज़ाम देंगे तो भी उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है। तो पहचानने के लिए हम 2 विधि बताएंगे आप लोग, एक 9वां का बताएंगे, ये है 10वां वाला विधि, और एक 9वां वाला भी विधि बताएंगे। तो हम लोग दोनों विधि को देख लेंगे, ठीक ना, किस तरह से। लेकिन 10वां में जो है वो आसान थोड़ा है, उससे देखते के साथ कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि हाँ वो शांत है या अशांत है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है पहला विधि में, देखिए बोला जा रहा है ये 10वां का विधि है, 10वां 10th क्लास में इस तरह से पढ़ना है। बोला कि यदि हर का भाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर अंश आप लोग जानते होंगे कि 5/2 अगर लिखा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। ये तो आप लोग जानते होंगे ये। तो वही बोला कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी नीचे वाला का क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम की तरह बनता है। जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ से 2 लगा 5 है, फिर यहाँ से 5 से लगेगा 1, इस तरह से बनता है अभाज्य गुणनखंड, ये मालूम है ना। तो वही बोल रहा है कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यदि करने पर, यहाँ पे यदि तो हो गया ना, क्या है पहला में है कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि 2 पर पावर m आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी 2 पर पावर m मतलब समझे, यानी कि इतनों भी 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। या तो सिर्फ 5 5 5 5 आ जाए, यानी डॉट 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 में, मतलब कितनों भी आ सकता है। यानी कि 5 पर पावर m आ जाए। m यहाँ पे क्या है, कोई संख्या है। जैसे 5 गुने 5 यहाँ पे ये है, तो हम लोग इसको 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 5 पर पावर 3। तो 3 को 5 था तो इसको 5 पर पावर 3, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट है, कितना भी आ सकता है, इसीलिए एम के जगह पे कोई संख्या है। यानी अगर ये 3 गो है तो यहाँ पे 3 लिखाएगा, ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिखाएगा, ये 5 है, ये 5 गो है तो ये 5 लिखाएगा, ऐसे भी वहाँ पे भी है, ठीक ना। ठीक है, तो सिर्फ अगर 5 5 भी आए ना तो भी क्या हो जाएगा, इस शांति हो जाएगा। सिर्फ 2 2 आए तो शांत हो जाएगा, सिर्फ 5 5 आए तो शांत हो जाएगा। अभी देखिए हम एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये 10 निकाले थे ना, तो इसका क्या आया, 2 गुने आया 5, 2 गुना आया 5। ये वाला देखिए ऐसे 2 गुने 5। तो यहाँ पे जब हर काम अब भाज्य गुणनखंड जब किए तो सिर्फ 2 और गुने 5 ना आया, तो देखिए यहाँ पे ये शांत होगा। देखिए ये तीसरा नियम, देखिए सिर्फ 2 2 आए, ये मतलब 2 भी आए और 5 भी आए, यानी कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n आए, यानी कि 2 भी आए और 5 भी आए, तो भी क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। तो देखिए यहाँ पे ये जो 10 है ये शांत होगा या नहीं, 10 जो है शांत होगा या नहीं। ये इस तरह से अगर रहता, तो अगर इस तरह से हमको कोई क्वेश्चन दे के पूछता है ये शांत है या अशांत है, तो हर का भाज्य गुणनखंड इस तरह से करते, जब इसका भाज्य गुणनखंड इस तरह से करते तो आता 2 और 5 आता। तो 2 और 5 अगर आता है तो क्या हो जाता है, शांत ना हो जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर सिर्फ 2 आए तो भी क्या है, शांत है। अगर सिर्फ 5 आए तो भी क्या है, शांत है। और 2 और 5 दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कोई मतलब हम ले लिए इस तरह से, और उसका हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुने 5 गुने 5 आया, ये इस तरह से आया, तो ये शांत होगा या नहीं, तो होगा, क्योंकि 2 है और 5 है, तो ये शांत होगा। शांत क्या हो जाएगा, होगा। ठीक है, समझ गए ना। अब सिर्फ मान के चलिए जैसे हम ले लिए यहाँ पे हम ले लिए 24 ले लिए, 24 यानी कि हम ले लिए यहाँ पे 1/, हम ले लिए 24। तो इसका देखिए हम लोग जानने हैं हमको कि मतलब ये शांत है या अशांत है। तो क्या करेंगे, हम लोग हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो 24 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, 2 से लगेगा हो जाएगा 12, फिर 2 से लगेगा हो जाएगा 6, हो जाएगा ना, फिर 2 से लगेगा आ जाएगा 3, फिर 3 से लगेगा कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए जो नियम हम बताए थे, 2 गुने इसको पहले लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3, ये देखिए ये नियम फॉलो कर रहा है। ये देखिए सिर्फ 2 नहीं है तो ये वाला तो नियम फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें देखिए 5 नहीं है तो ये भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें देखिए क्या है, 2 है और 5 है, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि तीनों में से कोई नहीं फॉलो किया ना, तो ये तो शांत नहीं होगा, ये तो शांत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है कि 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा अंक आ जाए, दूसरा अंक आ जाए तो वह अशांत होगा, तो वह अशांत होगा, तो वह क्या जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक ना, ये देखिए अशांत हो जाएगा। और फिर देखिए 5वां नियम है कि 2 और 5 के साथ साथ और कोई भी संख्या आ जाए तो भी अशांत होगा, तो भी क्या हो जाएगा, अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए 2 के साथ साथ कोई और संख्या आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, अशांत, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, समझ गए।
अब यहाँ पे पाँचवा चौथा में बोला जाता था कि 2 और 5 को छोड़कर, यानी कि जैसे 7 गुने 3 गुने दे दिए यहाँ पे, फिर 7 दे दिए, तो क्या हो जाएगा, ये शांत होगा या अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि ना इसमें 2 है और ना 5 है, तो भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, अब दूसरा विधि यहाँ पे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नहीं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 21 हम ले लिए, ठीक ना, 21 2/, हम 21 ले लिए। अभी जानना चाह रहे हैं ये शांत है या अशांत है, तो कैसे करेंगे हम लोग, हर का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो हर का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे 21, सॉरी यहाँ पे भाग दे दिए हम, सॉरी दिमाग कन्फ्यूज हो गया, यहाँ पे 21 है तो इस तरह से लगाएंगे ना, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7, अब यहाँ 7 से लगे तो 1, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया। तो देखिए यहाँ पे न 2 ही है इसमें और ना ही 5 ही है इसमें, तो ये वाला नियम देखिए नहीं फॉलो किया। यहाँ पे चौथा नियम कि 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा अंक आ जाए तो वह अशांत होगा, यानी 2 और 5 अइबे नहीं उसमें करे तो भी वो क्या होगा, अशांत। तो ये देखिए अशांत होगा या नहीं, हो जाएगा ना। चलिए आप समझ गए होंगे। अब दूसरा विधि देखिए, ये नौमा का विधि है, ठीक ना। तो ये क्या होता है कि शांत कब होता है, शांत कब होता है, इस स्थिति में शेष 0 हो, यानी कि अगर शेषफल 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शेषफल 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम यहाँ पे 2/, में ले रहे हैं क्या, 4 ले रहे हैं, ठीक ना। तो ये देखना हमको ये शांत है या नहीं। अच्छा पहले इस नियम से देखिए, यहाँ पे जो ऊपर में बताए हैं ये शांत है या नहीं, तो देखिए इसको निकालिए, नीचे वाला क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2, फिर यहाँ से 2 से लगेगा 1, यानी सिर्फ 2 आया तो शांत तो होगा होगा। अब ये नियम यानी भाग विधि से देख लेते, भाग विधि से इससे देख लेते, शांत कब होता है, इस स्थिति में शेषफल 0 आना चाहिए, यानी शेषफल 0 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे से ऊपर में भाग देते हैं, तो 4 से 2 में हम लोग भाग देंगे तो कितना से नहीं लगेगा, तो 0 यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 5 हो जाएगा 20, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैंसिल, यानी शेषफल का गया 0। तो यानी दोनों बात सही बोल रहा है कि नहीं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 आए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, या तो शेषफल 0 आए तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि शांत कब होगा, जब क्या हो जाए, शेषफल 0 आ जाए तो शांत हो जाएगा। और देखते कि इस ऐसा क्वेश्चन जब मतलब जब छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग देखिए के साथ जवाब दे दीजिएगा कि शांत होगा अशांत, इस तरह से भाग भी नहीं देना पड़ेगा, समझे ना। चलिए अब देखिए अशांत कब होता था, अशांत आवर्ती, इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, इस स्थिति में क्या होती है, शेषफल की पुनरावृत्ति यानी रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है। जैसे देखिए 1/3 है, अभी ये हमको पता करना है कि ये शांत है या अशांत है, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, हम लोग इसको भाग देंगे क्योंकि भाग विधि से देख रहे हैं। अच्छा है एक बात बताएं, ये वाला देखिए उस जो 10वें वाला नियम यानी कि ये नियम जो बताए हैं, इस नियम पे आप लोग देखिए तो ये क्या है, शांत है या अशांत है। तो देखिए 3 से हम 1 में क्या, सॉरी ये तो भाग विधि द्वारा हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि आया 3। तो 3 क्या है, 3 क्या अशांत ना हो जाएगा, शांत कब होता है, जब सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए या तो 2 और 5 दोनों आए तब ना आता होता शांत। लेकिन यहाँ पे तो इस सब में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो ये तो 10वां वाला विधि से देख लिया। अब 9वां वाला विधि क्या होता है, भाग विधि है 9वां वाला में, तो नीचे से ऊपर में भाग दीजिए, तो 3 से 1 में भाग देंगे तो कितना से लगेगा, नहीं लग रहा है तो पॉइंट बैठा के 0 यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे 3 तिहाई हो जाएगा 9, यानी फिर बचा 1, फिर पॉइंट बैठा हुआ तो 0, यानी कि 3 तिहाई 9, फिर पॉइंट बैठा हुआ तो हम एक 0 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी समझ रहे हैं यहाँ पे आप लोग देखें, यानी कि ऐसे चलते जाएगा, डॉट डॉट में चलते जाएगा। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु 3 गो, डॉट डॉट 3 गो, ये ऐसे चलते जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, शेषफल जो शेषफल जो ये है, ये जो शेषफल है क्या हो जाते रहा, पुनरावृत्ति होते जा रहा है ना। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार देखिए आ रहा है, बार बार आ रहा है, जिसके चलते ये भी क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो जब इस तरह का जब आए ना, तब इसको हम लोग बोल देते हैं अशांत, तब हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको अशांत बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। और जब यही इसी तरह से आता है कि 0.87654 9 2 1 5 6 3 2 5 इस तरह से चलते जाता है, ठीक ना, तब ये भी होगा अशांत होगा। लेकिन अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। देखिए कैसे, इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती, इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती। इस तरह से कब होगा, जब
कोई अलग अलग आते रहेगा तब ना, जैसे यहाँ पे एक एक आ रहा था तब ना यहाँ पे बार बार सेम आ रहा था, लेकिन जब यहाँ पे अलग अलग आते रहेगा तो सेम सेम थोड़ा ना आएगा। आप लोग तो इतना कॉमन सेंस तो होगा ही, आप लोग तो समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं यहाँ पे समझ गए होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, ले लेंगे हम √2 ले लेंगे, √2, ठीक ना। √2 का आ जाता है 1.414, इस तरह से भागा दीजिएगा तो ऐसे आते रहेगा। जैसे पाई, पाई भी ऐसी आज 3.14 ऐसे करके डॉट 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 में ये जाते रहता है, ठीक ना। तो ये सभी देखिए पुनरावृत्ति नहीं होता, तो ये सब हो जाएगा अशांत अनावर्ती, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ये सभी एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ठीक ना, अशांत आवर्ती का। ठीक है, यहाँ तक ये वाला समझ गया ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब लास्ट पोर्शन पे। अब देखिए घातांक नियम, ये लास्ट है, बस इतना ही है। देखिए घातांक नियम, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये नियम है यानी कि ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बोला जा रहा है कि यहाँ पे इंटू इंटू मतलब गुना है, ठीक ना, यानी कि a⁴m और गुने a⁴n। तो जब अगर इस तरह से है तो हम लोग उसको a+m+n हम लोग लिख सकते हैं। नहीं समझे, जैसे 2⁴3 है और गुने में 2⁴4 है। यहाँ पे ए है तो दोनों को हम सेम लिए, और यहाँ पे m था तो m की जगह 3 और n की जगह 4, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन अलग अलग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे m है यहाँ पे n है, इसलिए दोनों अलग अलग लेंगे। यहाँ पे a है यहाँ पे भी है, इसलिए दोनों को सेम लिए। तो बराबर में क्या बोला जा रहा है फॉर्मूला में कि a यानी कि जो 2 है उसको लिख लेंगे और दोनों को ऊपर वाला को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 2⁴7। हम लोग इस तरह से यूज हम लोग कर सकते हैं ये फार्मूला का, ठीक ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5⁴3 है गुने में 4⁴2 है। सॉरी ये गलत हो गया, क्योंकि ए है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जाएगा ये 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर इसको ऊपर में जोड़ देंगे, तो ये नियम फॉलो कर जाएगा, हो जाएगा 5 पर पावर हो जाएगा 5, ये हो गया इसका। समझ गए। तो ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा ना, a⁴m और इंटू a⁴n बराबर हो जाता है a+m+n। अब इस तरह से है। अब ये फार्मूला देखिए, अगर कोई मान के चलिए है कि a⁴m इंटू n, तो उसको लिख सकते हैं a⁴mn। जैसे कैसे, देखिए 5 पर पावर है 3, इंटू में है 2, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 5 है तो 5 लिख दीजिए और इसको गुणाम कर दीजिए, 3 गुणे 2, यानी कि जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, गुणाम करेंगे तो हो जाएगा 6। इस तरह से ये नियम इस तरह से यूज होता है, ठीक ना, इस तरह से यूज होता है। यहाँ पे देख लिया ना किस तरह से। अब देखिए यहाँ पे तीसरा है a⁴m और बटे a⁴n है, तो हम उसको a⁴m-n लिख सकते हैं। जैसे देखिए गुना में रहता तो हम लोग जोड़ में कर देते हैं, गुना में रहता तो जोड़ में कर देते हैं, और बटा में रहता तो माइनस में कर देते हैं, याद रखिएगा। जैसे कोई मान के चलिए 5⁴2 है और बटे में है 5⁴3 है, ठीक ना, यानी कि ये a है तो a की जगह पर 5 आ गया और m की जगह 2 और n की जगह 3, इस तरह से। तो 5⁴2 और बटे में 5⁴3, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो a क्या है, a तो 5 था तो 5 कर दिए, और m-n ना, तो m तो 2 था तो 2, और n कितना आ जाएगा -3, तो ये आ जाएगा ऐसे, यानी कि 2 पर पावर हो जाएगा -1, इस तरह से आ जाएगा। समझ गए, यानी कि 5⁴2 और 5⁴3 को हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये था इसका नियम। चलते हैं अब अगला नियम। यहाँ पे देखिए चौथा है कि a⁴m और डॉट b⁴m। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला सेम हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन नीचे वाला इस बार अलग अलग हो गया। नीचे वाला क्या हो गया, अलग अलग। यहाँ पे देखिए इसी के तरह है ना, लेकिन ऊपर वाला यहाँ पे अलग अलग था, नीचे वाला सेम था। अब यहाँ पे नीचे वाला अलग अलग हो गया और ये वाला सेम हो गया। तो कोई अगर है कि 5 पर पावर है 2 और गुणे में है 4 पर पावर 2, तो हम लोग इसको देखिए लिख सकते हैं, इसको गुना करके लिख देंगे, 5 हो जाएगा 20 पर पावर हो जाएगा 2, 20 पर पावर हो जाएगा 2, इस तरह से। ठीक है, समझ गए। अगर कोई संख्या नीचे में अलग अलग है और ऊपर में अगर सेम है, तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, 5 पर पावर 4 या 5 गुने 4 यानी 20 हो गया, ऊपर वाला को इसी लिख देंगे। जैसे एक और ले लीजिए, 3 पे पावर 2 है और गुणे में है 4 पर पावर 2 है, तो इसको कैसे गुना करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, हो जाएगा 3 4 हो जाएगा 12, और ऊपर में इसे इसको लिख देंगे, हो जाएगा ये 12 के स्क्वायर, ठीक ना। चलिए, तो ये आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन फुल्ली डिटेल में था, आप लोग को एक का एक सभी समझ में आया होगा, ठीक ना। तो इसी तरह का सभी आएगा, इसी तरह का, टाइम लगे तो लगे, बट पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो अभी सब एक एक करके आएगा, प्रश्नावली सभी आएगा, ठीक ना। ऐसे ही पहले चैप्टर जो भी स्टार्ट, जैसे दूसरा का चैप्टर बताएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका पहले हम लोग बेसिक लाएंगे, बेसिक के बाद बेसिक जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन अपने आप बनेगा, क्वेश्चन समझ में भी आएगा।
इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।